Good morning students, how are you? Today I will teach chapter number first, crop production and management. Crop production and management. यह चैप्टर हमने वैसे तो गूगल मीट की क्लास में पढ़ लिया था, लेकिन उस क्लास में शायद 20 से ज़्यादा बच्चे जुड़े नहीं थे। जिन बच्चों के नेटवर्क प्रॉपर आ रहा था उन बच्चों को अच्छी समझ में आया है, लेकिन फिर भी अपनी क्लास में अगर ए और बी में मिलाते हैं तो 80 स्टूडेंट्स होते हैं, तो ज़्यादातर बच्चों के समझ में नहीं आया। 20 बच्चे जुड़े, उनके तो अच्छा समझ में आ गया, बाकी बच्चे जुड़े नहीं तो उनके नेटवर्क की समस्या थी। तो इसलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके यूट्यूब के। आगे के 10 चैप्टर से आगे के पूरे वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो शुरू के 9 चैप्टर के वीडियो वापस मैं इस साल बना रहा हूँ, बाकी के वीडियो पिछले साल में बनाए हुए हैं। चैप्टर का अपना नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप का मतलब फसल का उत्पादन और उसको मैनेज करना। सबसे पहले देखो, अपने 6-7 क्लास में पढ़ा था कि एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक ह्यूमन बीइंग की 3 बेसिक नीड्स होती है, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ, रोटी, कपड़ा और मकान। और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि हमें जो फूड प्राप्त होता है वो ग्रीन प्लांट्स से होता है, और ग्रीन प्लांट्स जिस प्रोसेस से फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को हमने कहा था फोटोसिंथेसिस। पुराने जमाने में जो व्यक्ति थे, लोग थे, वो शिकार करके खाते थे जंगल में। पुराने जमाने का मतलब आज से हजारों वर्ष पहले जंगलों में शिकार करके खाते थे, फिर धीरे धीरे उनको फल फ्रूट खाते थे जंगलों में रह के, और धीरे धीरे उनको इसका एग्रीकल्चर का नॉलेज हुआ, खेती का नॉलेज हुआ। वो जंगलों को साफ करके जला के वहाँ पर खेती करते थे। और आज ये कंडीशन है कि अपन बहुत एडवांस हो गए और कई अलग अलग खेती, अपन अलग अलग प्रकार से खेती एग्रीकल्चर करने लग गए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात आती है क्रॉप क्या होती है। तो देखो, अपन जब एक ही प्रकार के जब अपन एक ही स्थान पर उगाते हैं बड़ी संख्या में, तो उसको अपन बोलते हैं क्रॉप। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेट का मतलब ग्रो करना, कल्टीवेटेड एट वन प्लेस, एक ही स्थान पर, एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, बड़ी संख्या में जब इनको उगाया जाता है, स्केल का मतलब पैमाना, बड़े पैमाने पर जब इनको उगाया जाता है तो उसको हम कहते हैं क्रॉप। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। अब बात ही आती है क्रॉप के टाइप्स। तो देखो, क्रॉप के टाइप्स अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे पल्सेज क्रॉप्स, जिसके अंदर आपके आ जाएगा सोयाबीन, ग्रेम, लेंटिल्स, है ना, उड़द, मसूर, मूंग, चना, है ना, खूब सारी आ जाएगी। सीरियल्स क्रॉप, अनाज वाली क्रॉप्स, तो उसमें आपके आ जाएगा बार्ले, मेज, बाजरा, वीट, राइस। इसी प्रकार आपके आ जाएगा ऑयली क्रॉप्स, तो उसमें आपके आ जाएगा सोयाबीन, ग्राउंडनट, मस्टर्ड। ठीक है, तो बेवरेज क्रॉप्स, ऐसे खूब सारे क्रॉप्स के अलग अलग टाइप्स हैं। लेकिन इंडिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्लाइमेटिक कंडीशन रेन के अकॉर्डिंग, बरसात के अकॉर्डिंग 2 में डिवाइड किया गया मेनली। वैसे 3 प्रकार की होती है, लेकिन आपकी बुक में 2 टाइप्स के बता रखे हैं। तो वो 2 टाइप्स कौन से हैं? वो 2 टाइप है, एक होती है खरीफ क्रॉप और दूसरी होती है रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। जो खरीफ क्रॉप है, ये ध्यान रखना है किसके अकॉर्डिंग है, ये क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग। इंडिया में, वर्ल्ड में अलग हो सकता है, अपने अलग चीज है। क्लाइमेटिक मॉनसून के अकॉर्डिंग, है ना, क्लाइमेटिक कंडीशन कौन कौन सी? क्लाइमेटिक कंडीशन मींस रेनफॉल, 7th क्लास में आपने पढ़ा था, टेम्परेचर, इनके अकॉर्डिंग खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। अब इनमें बेसिक डिफरेंस देखिए। जो खरीफ क्रॉप्स है वो कौन सी सीजन में की जाती है? रेनी में। और जो रबी क्रॉप्स है वो कौन सी सीजन में की जाती है? विंटर में। ठीक है, रेनी सीजन इंडिया में चलती है जून टू सितंबर, और रेनी सीजन चलती है, विंटर सीजन चलती है नवंबर टू मार्च, अक्टूबर नवंबर के 2 या नवंबर टू मार्च। ये जो खरीफ है रेनी सीजन में आती है जून टू सितंबर, और वो चलती है नवंबर टू मार्च रबी क्रॉप। फिर इसमें जो सेकंड पॉइंट आता है, ये
इसकी जो सोविंग या किया जाता है ये की जाती है जून में, है ना, जून में सोविंग, सीड का बोना सोविंग जून में की जाती है, और ये की जाती है अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर, या तो अक्टूबर का लास्ट वीक या नवंबर का फर्स्ट वीक। थर्ड, इसको मोर अमाउंट ऑफ वाटर, मोर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, इसको वाटर ज्यादा चाहिए, मोर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, इसको वाटर की ज्यादा जरूरत होती है, इसको लेस रिक्वायरमेंट, बहुत कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। फोर्थ आता है, जैसे इसके ऊपर यहाँ इसके कल्टीवेट, इसको जो हार्वेस्ट करते हैं, है ना, हार्वेस्ट कटाई, इसकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है वो की जाती है सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर फर्स्ट वीक, सितंबर अक्टूबर में, और इसको हार्वेस्ट किया जाता है, कटाई इसकी हार्वेस्ट की जाती है मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में। इसके बाद एक त्योहार आता है खरीफ क्रॉप्स को काटने के बाद, उस त्योहार का नाम है दिवाली, है ना, इसके हार्वेस्टिंग के बाद जो त्योहार आता है उस त्योहार का नाम है दिवाली, और इधर आता है वैसाखी एंड होली, वैसाखी एंड होली, ये वैसाखी सिखों का त्योहार है, वैसाखी एंड होली। अब इसमें जो एग्जाम्पल में आप लिखोगे इधर की तरफ में, एग्जाम्पल में खरीफ क्रॉप में, तो अभी जो चल रही है तो उसमें अपन लिखेंगे बाजरा, मेज, ये बाजरा हमारे जयपुर में होता है, मेज आपके इधर चित्तौड़गढ़ में होता है, सोयाबीन, राइस, ठीक है। इसमें अपन एग्जाम्पल में लिखेंगे, तो इसमें एग्जाम्पल में अपन लिखेंगे बीज, बार्ले, जो, ग्रेन, मस्टर्ड, ग्रेन, मस्टर्ड, सरसों, ये आप इनका कुछ ध्यान रखना है। तो ये हो गई क्रॉप, और क्रॉप के टाइप। When plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, then it is called crop. There are two major type of crop, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। एक जायद क्रॉप और होती है जो आपके रूप में नहीं दे रखा, राजस्थान बोर्ड के रूप में दे रखा, वो भी समझ लो आप, वो समर सीजन में की जाती है, वो समर सीजन में की जाती है, जिसके अंदर कुकुम्बर, पपाया ये आते हैं ना, ककड़ी, खीरा, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये आते हैं। अब बात इसमें अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैटर्न ऑफ क्रॉप्स, हो गया एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो अपन जो किसान खेती करता है तो वो खेती इतनी आसान नहीं होती है, जो किसान एग्रीकल्चर करता है, जो फसल ग्रो करता है, तो वो फसल इतनी का उत्पादन इतनी आसानी से नहीं होती है, उसमें इन 7 स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। ये 7 स्टेप्स मैंने यहाँ लिख रखी है, इन 7 स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप आती है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सोइल को तैयार करना। तो देखो सीधी सी बात है, बुक में बहुत कंटेंट लिख रखा, आप पढ़ लेना, लेकिन समझो प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सोइल को प्रिपेयर करना। सोइल को प्रिपेयर कैसे करते हैं और क्यों करते हैं? पहली बात, सोइल को प्रिपेयर क्यों करते हैं? तो जैसे मान लो अभी खरीफ क्रॉप ग्रो करेंगे, इसका मतलब इससे पहले कौन सी क्रॉप थी? रबी क्रॉप। तो उसको रूट से ही तो उखाड़ते नहीं है, रूट जमीन में रह जाती है। तो वो रूट जमीन में रह जाती है, तो अगर अपन नई फसल बोएंगे उससे पहले जो रूट है या जो वीड्स जिसको बोलते हैं, ग्रासेस वगैरह है, वो जमीन के अंदर रहती है, ठीक है। और जो सोइल होती है वो एकदम हार्ड हो जाती है, सोइल हार्ड हो जाती है, प्लस उसके अंदर ग्रासेस वगैरह है, जो पिछली क्रॉप थी उसकी रूट्स वगैरह है, तो उनको रिमूव किया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है। और उस रिमूव करने को ही बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोइल। ये प्रिपरेशन ऑफ सोइल से क्या होती है? सोइल लूजनिंग, है ना, लूजनिंग, लूज हो जाती है, लूजनिंग ऑफ सोइल, लूजनिंग ऑफ सोइल, लूजनिंग ऑफ सोइल इज कॉल्ड टिलिंग। प्रिपरेशन ऑफ सोइल में बड़ी टिलिंग प्रोसेस आती है, जिसमें सोइल क्या होती है? लूजनिंग एंड टर्निंग, टर्निंग भी बोलते हैं, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल। सोइल ऊपर की सोइल नीचे, नीचे की सोइल ऊपर, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोविंग, टिलिंग और प्लोविंग। तो टिलिंग और प्लोविंग स्पेशल उनसे की जाती है एपरेटस, वो भी मैं बताऊंगा कौन से एपरेटस है। अब देखो लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल, हाँ, एक कारण तो मैंने बताया था कि रूट वगैरह जो है पुराने क्रॉप्स की वो नीचे रह जाती है। दूसरा कारण ये होता है कि जो सोइल एकदम हार्ड हो जाती है। थर्ड एक रीजन था कि सोइल का जो ऊपर वाला पार्ट था, जिसमें अपन ने रबी क्रॉप कल्टीवेट कर रखी थी, है ना, हार्वेस्ट कर रखी थी, तो रबी की क्रॉप उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेती है। जब अपन सोइल को उलट पुलट करेंगे तो नीचे की सोइल ऊपर और ऊपर की सोइल नीचे, तो फिर जो नीचे की सोइल आ जाएगी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। वो किसके द्वारा आएंगे? वो टिलिंग और प्लोइंग के द्वारा आएंगे, जिसमें नीचे की सोइल ऊपर और ऊपर की सोइल नीचे। और एक सोइल लूज हो जाती है, लूज सोइल होने से क्या होगा? एयर अच्छी तरीके से पास होगी सोइल के अंदर। और एक अपन ने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, जो किसान का मित्र कहते हैं जिसको, अर्थवर्म, तो वो भी अच्छी तरीके से ग्रो होगा, ठीक है। तो ये लूजनिंग और जो टर्निंग है सोइल की, इस प्रोसेस को बोलते हैं टिलिंग और प्लोइंग। इसके लिए क्या होते हैं? कुछ एपरेटस होते हैं, उन एपरेटस का नाम है प्लो,
कल्टीवेटर, प्लो कल्टीवेटर है ना, और सोवल, ऐसे खूब सारे एपरेटस आते हैं जिनके द्वारा जनरली ये किया जाता है। नेक्स्ट समझ में आ गया प्रिपरेशन ऑफ सोइल। प्रिपरेशन ऑफ सोइल का मतलब होता है कि बुआई करने से पहले, बीज बोने से पहले सोइल को उलट पुलट किया जाता है। उस उलट पुलट करने की प्रोसेस को अपन बोलते हैं टिलिंग और प्लोविंग। और वो क्यों किया जाता है उसका मैंने रीजन आपको बता दिया। अब आता है सोविंग, दूसरा मेथड आता है, दूसरी प्रोसेस आती है अगले वाली सोविंग। सोविंग को हिंदी में बोलते हैं बेटा बुआई, बीज बोना, है ना। जो सीड है उन सीड्स को जमीन के अंदर डालते हैं, है ना। ये जनरली सीड ड्रिल से की जाती है, सीड ड्रिल से की जाती है। लेकिन क्या आप मेरे को बताइए कि क्या किसान खाद बीज की दुकान से जो बीज सीड लेके आता है क्या डायरेक्ट लाके जमीन में उस सीड ड्रिल से डाल देता है? नहीं, सबसे पहले वो घर पे, अगर वो दुकान से लाया है सीड, तब तो हो सकता है वो सीड अच्छे हो तो उनको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर घर के सीड होते हैं तो किसान क्या करता है, उन सीड को डालता है पानी के अंदर। पानी के अंदर डालता है तो जो अच्छे भारी सीड, अच्छे मतलब हेवी सीड होते हैं, जो हेवी सीड होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो हल्के सीड होते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है वो पानी के ऊपर तैरते हैं, रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। उनको वो डिकार्टिनेशन मेथड से अलग कर देता है और सीड सिलेक्शन, अच्छे सीड्स का सिलेक्शन करता है। अब आपको पूछ ले अच्छे सीड का सिलेक्शन क्यों करता है? क्योंकि सीड एक्चुअली होता है फ्यूचर प्लांट। सीड को बोलते हैं फ्यूचर प्लांट, भविष्य का पौधा सीड के अंदर छुपा हुआ है। अगर आपके बीज ही खराब है तो आपकी फसल खराब होगी। तो सोविंग जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है जिसके अंदर सीड्स को क्या किया जाता है, सोइल के अंदर सीड्स आर ड्रिल इन सोइल, सोइल के अंदर ड्रिल किया जाता है, जमीन में छेद मतलब छोड़ा जाता है ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं सोविंग। अब यहाँ पर किसान ने बीज की बुआई कर दी, पहली सबसे पहले उसने फसल को सोइल को प्रिपेयर किया, फिर उसने क्या किया, सीड ड्रिलर से सीड को ड्रिल कर दिया जमीन के अंदर। पहले के जमाने में बैल से ये काम करते थे, बैल के एक हल होता था, उसमें एक ट्यूब होती थी, आपकी बुक में डायग्राम बना रखा, उसमें सीड डालते थे। लेकिन आजकल इसके लिए सीड ड्रिलर ट्रैक्टर के द्वारा करते हैं। थर्ड आता है एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर, एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखिए जैसे अपनों को जीवन यापन करने के लिए अपन खाना खाते नहीं खाते, वैसे प्लांट्स को भी फूड की आवश्यकता होती है। लेकिन आपको तो मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड सेल्फ बना लेते हैं, हाँ, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट जो फूड सेल्फ बनाते हैं वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं होता, या उसको भी बनाने के लिए प्लांट्स को फूड की आवश्यकता होती है। वो फूड मिलता है उनको सोइल में से, है ना, सोइल में से वो मिलता है मेन्योर या फर्टिलाइजर के द्वारा। मेन्योर या फर्टिलाइजर वाटर के अंदर डिजोल्व होके फिर जाइलम के द्वारा उसके अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखो मेन्योर और फर्टिलाइजर मतलब जैसे अपने को खाने की आवश्यकता होती है ना, वैसे प्लांट्स को भी होती है। अब क्यों होती है? क्योंकि उनको भी फूड बनाना है तो अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह ये जरूरत होती है। अब मेन्योर और फर्टिलाइजर में यही इनके डिफरेंस बना देता हूँ। ये मेन्योर होते हैं ऑर्गेनिक, मेन्योर होते हैं ऑर्गेनिक, और ये होते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब देखो आप समझ जाओ, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि मेन्योर लिविंग बीइंग के जो कभी पार्ट रहे थे उनसे बनता है, जैसे सड़ी गली पत्तियां, पेड़ पौधों की पत्तियां, ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल स्पोटिंग, है ना, जो केटल डंग, काउ डंग होता है ना, केटल डंग, उनसे मेन्योर बनता है। तो ये ऑर्गेनिक होता है, ये इनऑर्गेनिक होता है। ये नेचुरल होता है। नेचुरल का मतलब जैसे कोई जानवर मर गया या किसी केटल डंग है या प्लांट्स की लीव्स है, और इसमें क्या होता है, ये सिंथेटिक होते हैं, मेन मेड होते हैं, सिंथेटिक, या इसको अपन बोलते हैं मेन मेड। क्या बोलते हैं? मेन मेड। ठीक है। थर्ड देखो, ये ऑर्गेनिक हो गया, नेचुरल हो गया। अब ह्यूमस, मेन्योर के अंदर क्या होगा, ह्यूमस प्रेजेंट होगा। ह्यूमस क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और इसके अंदर ह्यूमस क्या होता है? एब्सेंट होता है। ह्यूमस क्या होता है? एब्सेंट होता है। ह्यूमस आप जानते हो 7th क्लास में आपने पढ़ा था, रोटिंग डेड डिकेइंग मैटर इन द सोइल। सोइल के अंदर जो रोटिंग डेड डिकेइंग मैटर होता है उसको अपन ह्यूमस बोलते हैं। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, ह्यूमस सोइल के कौन से लेयर में होता है बताना मेरे को जरूर। थर्ड अपन पढ़ते हैं इसमें, ये इट इज मेड इन, ये कहाँ बनाई जाती है? इट इज मेड इन फील्ड्स, खेतों में, और होम्स, घरों में। और ये कहाँ बनाई जाती है? इट इज मेड इन फैक्ट्रीज। इट इज मेड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज में बनाई जाती है। फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे अपन, इट इज नॉट हार्मफुल। इट इज नॉट हार्मफुल, इट इज नॉट हार्मफुल फॉर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म 7th चैप्टर में
में पढ़ लेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वैसे पढ़ा दिया आपको ऑनलाइन में। एंड अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के लिए इसके लिए क्या नहीं होती है, हार्मफुल नहीं होती, और ये हार्मफुल, ये नुकसानदायक होती है। बेचारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे मर जाते हैं, एक प्रकार से जहर का काम करते हैं, जैसे यूरिया का है ना, फर्टिलाइजर में आता है। और एक दो पॉइंट इसमें और लिख सकते हैं अपन, ये इट मेक्स पोरस द सोइल, इट मेक्स पोरस द सोइल। पोरस, पोरस का मतलब मिट्टी को पोली बनाती है, मिट्टी के अंदर एयर जाने की कैपेसिटी हो जाती है। इट मेक्स पोरस द सोइल, और यह नहीं बनाती, नो कर देना। अब देखो मेन्योर फर्टिलाइजर की तुलना में बहुत बढ़िया है, बस कमी एक ही चीज की है मेन्योर में। फर्टिलाइजर में क्या होता है कि जैसे प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, तो फर्टिलाइजर के द्वारा हम वो प्रोवाइड करवा देते हैं। लेकिन मेन्योर के अंदर क्या होती है, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी होती है। मेन्योर के अंदर सब मिक्स होता है, जबकि फर्टिलाइजर स्पेशल होते हैं। जैसे मैं आपको नाम देता हूँ यूरिया, यूरिया जो फर्टिलाइजर है वो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाने के लिए दिया जाता है। एक डीएपी, डाई अमोनियम फोस्फेट, डाई अमोनियम फोस्फेट, वो इनको फॉस्फोरस प्रोवाइड करवाने के लिए दिया जाता है। फॉस्फोरस नाइट्रोजन ये फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, है ना। तो ये पोटास, एक पोटास आता है, पोटास, है ना, तो वो इनको पोटेशियम दिलाने के लिए, है ना, पोटेशियम प्रोवाइड करवाने के लिए दिया जाता है। तो फर्टिलाइजर में स्पेशल न्यूट्रिएंट होता है, जबकि मेन्योर के अंदर स्पेशल नहीं होता, इसके अंदर क्या होता है, मिक्सचर होता है। इसके बाद अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है इरिगेशन। वो क्या आता है, इरिगेशन। और देखो इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन, जैसे अपने को जीवित रहने के लिए खाने की जरूरत थी, तो साथ में अपने क्या पिया, वाटर भी ड्रिंक किया, पानी भी पिया। इसी प्रकार प्लांट्स को भी पानी की आवश्यकता होती है। तो रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, इरिगेशन। सिंचाई, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा सिंचाई, इसको हिंदी में बोलते हैं सिंचाई। तो इसमें आ जाएगा रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर टू दी क्रॉप्स इन डिफरेंट इंटरवल। रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर टू दी क्रॉप्स इन डिफरेंट इंटरवल। अलग अलग समय पर प्लांट्स को जो पानी पिलाते हैं, अपन पानी देते हैं, उसको अपन बोलते हैं इरिगेशन। उसको क्या बोलते हैं, इरिगेशन। ध्यान रखना, अपन ने जो यूरिया खाद डाली वो यूरिया किस में घुल के जाएगा, वो वाटर के अंदर डिजोल्व होके जाएगा। वाटर प्लांट्स को देने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन। जो मेन्योर अपन ने डाली खेत के अंदर, वो मेन्योर किस में डिजोल्व होके जाएगी, वाटर के अंदर। इरिगेशन मेथड है ना। अब इरिगेशन जो है, एक तो आता है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, सोर्सेज। अब सोर्सेज का मतलब, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, जैसे अपन बात करते हैं उत्तरी राजस्थान की, नॉर्थ राजस्थान, तो वहाँ इंदिरा गांधी केनाल आती है, तो वहाँ पे सोर्स क्या है, केनाल है। अपने यहाँ की बात करें तो ट्यूबवेल है। रेनी सीजन में तो सोर्स क्या होता है, रेन होती है ना। कई जगह रिवर से लेते हैं, कई जगह पॉन्ड से लेते हैं, कई जगह ट्यूबवेल से लेते हैं, है ना। तो अलग अलग वाटरफॉल से भी लेते हैं। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन में अपने सबसे मेन तो रेन आ गया, रिवर आ गई, है ना, ट्यूबवेल आ गए, लेक आ गई, पॉन्ड आ गया, केनाल आ गई, ये खूब सारे सोर्सेज है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के मेथड है, तो एक तो पुराने जमाने के मेथड थे और एक न्यू जो है एरा है, इसके मेथड है। तो इरिगेशन के जो मेथड है, तो दो मेथड है, ध्यान रखना। एक मेथड है ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, और एक है मॉडर्न मेथड। बेटा देखो ट्रेडिशनल क्या होता है, ट्रेडिशनल वर्ड आपके एसएस में भी आता होगा, हिस्ट्री वगैरह में। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक, पुराने जमाने से जो चला आ रहा है ना। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक, जो पुराने जमाने से चला हुआ आ रहा है। तो ट्रेडिशनल मेथड जो होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, एक कैरी धोना सिस्टम होता है ना, उसके द्वारा पानी आता था, है ना। तो ट्रेडिशनल मेथड में जैसे आपकी बुक में दे रखा रहट, पहले एक रहट चलती थी, ढेकली, ये बुक में आप थोड़ा सा देखना, मैंने थोड़ा सा ऐसा आपको हिंट दिया है, मोट, चेन पंप, ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स है। जिसमें उस समय ट्रेडिशनल मेथड्स के समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं थी,
तो इन मेथड्स के द्वारा उसमें जो वाटर निकाला जाता था, ड्रोन किया जाता था वेल में से, है ना, वेल में से जो वाटर ड्रोन किया जाता था वो मैन्युअली या फिर एनिमल्स की हेल्प से किया जाता था। और एनिमल कौन सा उसमें, बेल, ऑक्स, जो बेल होता है उसके माध्यम से वो निकाला जाता था, ट्रेडिशनल मेथड। मॉडर्न जो मेथड है आपके, मॉडर्न मेथड में आपको दो मेथड दे रखे हैं, एक स्प्रिंकलर मेथड और एक ड्रिप इरिगेशन। एक तो आपका स्प्रिंकलर मेथड था और दूसरा कौन सा है, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है, फव्वारा सिस्टम, जैसे हमारी तरफ होता है फव्वारा सिस्टम से होता है ना, स्प्रिंकलर मेथड से। तो इस जो मॉडर्न मेथड है इसमें क्या होता है, वाटर कंजर्व होता है, वाटर की बचत होती है, वाटर की बचत होती है। लेकिन इसमें जो ट्रेडिशनल मेथड है इसमें वाटर की बचत नहीं होती है, वाटर बहुत ज़्यादा खर्च होता है, इसमें वाटर कंजर्व होता है, वाटर की बचत होती है। ठीक है, तो ये स्प्रिंकलर मेथड और ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप मेथड, स्प्रिंकलर मेथड में फव्वारा सिस्टम होता है, फव्वारे से चलता है। ड्रिप इरिगेशन देखो क्या आती है, बूंद बूंद सिंचाई विधि, बूंद बूंद सिंचाई विधि। ये एक कंट्री है इजराइल, उस कंट्री से ये मेथड अपन ने लिया ड्रिप इरिगेशन। जनरली ये जो अपने वीट की, बारले की जो क्रॉप्स होती है उसमें अंदर ये काम नहीं देती है। ये जो ड्रिप इरिगेशन है ये काम में आती है आपके, जैसे कोई मान लो कोई व्यक्ति स्पेशल एग्रीकल्चर कर रहा है एलोवेरा की, जैसे एलोवेरा की खेती कर रहा है तो एलोवेरा की जो प्लांट है वो दूर दूर लगाते हैं, तो दूर दूर लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, ऐसे एक ट्यूब होती है, जैसे मान लो एक प्लांट यहाँ ग्रो कर रखा है, एक प्लांट यहाँ ग्रो कर रखा है, तो इस ट्यूब से एक यहाँ होल कर दिया, यहाँ छेद कर दिया, फिर यहाँ छेद कर दिया। अब क्या है, वो वाटर डायरेक्ट इसकी रूट के अंदर जाएगा, जो वाटर इसके अंदर फ्लो हो रहा है वो डायरेक्ट रूट के अंदर जाएगा। ये बीच का जो स्पेस है यहाँ कोई वाटर नहीं रहेगा, तो वाटर का वेस्टेज नहीं होगा। ये है आपके इरिगेशन के मेथड। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ वीड्स, वीड्स को रिमूव करना। अब सबसे पहले बात आती है कि वीड्स क्या होती है। तो मैं फिर एक ही बात कहता हूँ कि आपने अगर देखो, जैसे अपन किसी टेरेस पे अपने को चढ़ना है, बिल्डिंग की टेरेस पे, तो अपने को स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ता है। अगर आपने 6-7 क्लास में अच्छा पढ़ा है तो 8th में आपकी दिक्कत नहीं आएगी, 8th में अच्छा पढ़ा तो 9th में दिक्कत नहीं आएगी। वीड्स आपको बताया था अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड या अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट आर ग्रोन विद द क्रॉप। अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट जो क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं उनको अपन बोलते हैं वीड्स। अनवांटेड प्लांट, अनवांटेड प्लांट्स और अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट आर ग्रोन विद द क्रॉप, दैट आर ग्रोन विद द क्रॉप, जो फसल के साथ उग जाते हैं, विद द क्रॉप, है ना, आर कॉल्ड वीड्स, आर कॉल्ड वीड्स। वीड्स को मैं अपने देसी भाषा में बात करूं तो बिन बुलाए मेहमान, इनको कोई न्योता देने नहीं जाता, बिना बुलाए आ जाते हैं। जैसे गाजर घास इतनी खतरनाक है, न तो उसको कोई एनिमल खा सकता है, अगर कोई खा भी गया तो उसकी डेथ हो जाएगी। अगर अपनी बॉडी की वो गाजर घास टच हो गई तो अपने क्या होगा, कैरेट ग्रास जिसको बोलते हैं, कैरेट ग्रास, ध्यान रखना, कैरेट ग्रास, तो अपनी स्किन एलर्जी हो जाएगी, अपने इचिंग होने लग जाएगी। तो वो वीड्स न तो कोई एनिमल्स के लायक होती है और वो फसल को नुकसान पहुंचाती है। अब आपके 6th क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था, व्हाई वीड्स आर हार्मफुल क्रॉप्स। जैसे आपकी क्वेश्चन आ जाए, व्हाई वीड्स आर हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, क्रॉप्स के लिए वीड्स हार्मफुल क्यों होती है। उससे पहले मैं एक बात कर रहा था, अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट्स का मतलब जैसे शादी में किसी को न्योता ही नहीं दिया और शादी में पहुंच गए। एक बार एक छोटी सी जोक सुनाता हूँ आपको। एक में क्या होता है कि एक कोई पार्टी चल रही थी, उसमें बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स आ गए, अनवांटेड मतलब वीड्स आ गए, बहुत सारे बिन बुलाए मेहमान आ गए। तो उस ऑर्गेनाइजर ने सोचा कि यार ये ऐसे तो कैसे पता चलेगा। तो उस ऑर्गेनाइजर ने क्या कहा कि लड़के वाले इधर लाइन में लग जाओ, लड़की वाले इधर लाइन में लग जाओ। तो लाइन में लग गए जो लोग फर्जी थे, जो अरे हम तो लड़का बता देंगे, वो देखा हम लड़की बता देंगे। बाद में उसने कहा ये बर्थडे पार्टी है, ये कोई शादी नहीं है, ठीक है। तो वो अनवांटेड जो लोग होते हैं उनको वीड्स कह सकते हैं, अपन खरपतवार, हिंदी में इसको कहते हैं खरपतवार। अब व्हाई वीड्स आर हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, तो वीड्स हार्मफुल क्यों होती है, तो बिकॉज इट टेक वाटर, स्पेस एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ द क्रॉप। क्रॉप का वाटर ले लेती है, स्पेस ले लेती है ना, इट टेक वाटर, स्पेस एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ द क्रॉप। और दूसरा है इट टेक आल्सो लाइट, इट टेक आल्सो लाइट ऑफ द प्लांट। अगर मान लो कोई क्रॉप, कोई वीड्स है वो बड़ी है तो उसके नीचे लाइट नहीं जाएगी तो वो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, है ना, न उसको स्पेस देगी। तो
ये हार्मफुल है, इसलिए इनको क्या करते हैं अपन रिमूव करते हैं। और इनको रिमूव करने के लिए जिस मेथड को काम में लेते हैं, है ना, तो सॉरी, इनको जो रिमूवल करते हैं इसको, तो वो उसको बोलते हैं वीडिंग। क्या बोलते हैं? वीडिंग। वीडिंग, रिमूवल ऑफ वीड्स, रिमूवल ऑफ वीड्स। वीड्स का जो रिमूवल हटाया जाता है उसको बोलते हैं वीडिंग, वीड्स को रिमूव करना, है ना। इसके लिए वीडिंग के दो मेथड है। एक होता है मैनुअल, देखिए नाम मैनुअल जहां है मतलब मेन हाथ के द्वारा। एक होता है केमिकली, केमिकल मेथड, ठीक है। मैनुअल में देखो क्या होता है कि अपने पास कुछ एपरेटस होते हैं जिनको हॉय, है ना, शॉवल, खुरपी, या तो इनसे काट देते हैं, जड़ से उखाड़ते हैं, ठीक है। उनके फ्लोवर आने से पहले ध्यान रखना, अगर फ्लोवर आ गए, फ्रूट बन गए और सीड बन गए तो फिर और ज्यादा फैल जाएगी वो, ठीक है। तो हॉय, शॉवल, खुरपी से या तो वैसे उखाड़ देते हैं, या हैंड अप्रूटेड, या हैंड अप्रूटेड, हाथ के द्वारा उनको जड़ सहित उखाड़ दिया जाता है। हैंड से अगर छोटा है तो हाथ से ऊपर जाता है, तो बड़ा हो गया तो हॉय, शॉवल या खुरपी के माध्यम से उसको हटा देते हैं। ये मेथड बहुत शानदार है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ये टाइम ज्यादा लेता है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये, ठीक है। जो केमिकल मेथड है, तो इस केमिकल मेथड में क्या होता है, केमिकल्स यूज करते हैं, और एक केमिकल का नाम है 2,4-D, 2,4-D। इनको बोलते हैं, केमिकल्स को अपन जनरली बोलते हैं वीडिसाइड्स। क्या बोलते हैं? वीडिसाइड्स। जैसे मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी बताया था कि जिसके भी पीछे साइड लग जाए इट मींस मारने वाला। वीडिसाइड्स वीड्स को मारने वाला, इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट को मारने वाला, पेस्टिसाइड्स पेस्ट को मारने वाला, फंगिसाइड फंगस को मारने वाला। तो ये है आपके वीड्स। नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक आता है, वो आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल की कटाई। और फसल की जो कटाई कब की जाती है? जब जो फसल है वो मेच्योर हो जाती है और उसका ग्रीन कलर ब्राउन कलर के अंदर चेंज हो जाता है, तब उसको अपन बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तब क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग। तो कटिंग ऑफ मेच्योर क्रॉप, मेच्योर क्रॉप की जो कटिंग होती है, कटाई होती है, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। ये हार्वेस्टर के द्वारा लिया जाता है। हार्वेस्टर के पहले तो के जमाने में तो मैन मेड ही होता था, आज भी मैन मेड ही होता है ज्यादातर में। तो जो बेचारे गरीब परिवार है तो वो हाथ से ही कटाई करते हैं। हाथ में खुरपी दंत वो होती है ना, जिसको सिकल बोलते हैं। सिकल, तो सिकल से या उनसे सिकल बोलते हैं, क्या मैं भी खुद भी कंफ्यूज हो गया। तो उससे मतलब कुछ उपकरण आते हैं, लोहे के मिलते हैं दुकान पे, तो वहां से इसको हाथ से भी अपन काट सकते हैं। या फिर आजकल एक मशीन आ गई जिनको हार्वेस्टर, एक कंबाइनिंग मशीन भी आ गई है ना। कंबाइनिंग में क्या होता है, काटने के साथ साथ जो इसका हस्क होता है उससे ग्रेन्स को अलग कर देते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेसिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग का मतलब सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम प्लांट से ग्रेन को सेपरेट करने के प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेसिंग। हार्वेस्टिंग के टाइम पे इंडिया में फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि खरीफ क्रॉप के बाद कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? दिवाली। खरीफ के बाद दिवाली आता है, और रबी के बाद क्या आता है? होली। रबी के बाद कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? होली। ये कुछ फेस्टिवल भी है, वैसाखी भी आता है। इसके बाद नेक्स्ट अपने आता है स्टोरेज। देखो किसान ने सवाल, ये प्रोसेसिंग हो गई, हार्वेस्टिंग तक आ गया, फसल की कटाई कर ली, फसल को खेत में ही थ्रेसिंग मशीन के द्वारा जो चारा अलग, पाउडर अलग, और सीरियल्स जो ग्रेन्स वगैरह है, चाहे वो सीरियल्स की फसल हो या पल्सेस की हो, तो जो ग्रेन्स है वो अलग। अब किसान क्या करता है, उनको बैग के अंदर फिल करता है। किसके अंदर फिल करता है? बैग के अंदर। जूट, या तो जूट के बैग होंगे या फिर प्लास्टिक के बैग होंगे। फिर वो उनको लाता है अपने घर पे, और घर पे उनको क्या करता है? स्टोर। और कब तक करता है? वो करता है, एक तो अपने हिस्से का रख लेता है, जैसे मेरे को पूरे साल भर इतने 10 क्विंटल अनाज के परिवार के सदस्यों के हिसाब से अंदाज लगा लेता है कि मेरे को 5 क्विंटल गेहूं की आवश्यकता रहेगी, तो 5 क्विंटल रख लेता है। या फिर जैसे मान लो वो अच्छे दाम का इंतजार कर रहा होता है कि मार्केट में अच्छी रेट मिले अपने को, उस समय बेचता है, तो इसलिए वो क्या करता है? स्टोर करता है। स्टोर करते समय ध्यान रखना चाहिए,
वो जो प्लेस है वो कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। अगर सूखा नहीं होगा, अगर गीली जगह रख दी, या जैसे कोई दीवार के पास रख दिया और उस दीवार के दूसरी तरफ बाथरूम है, या दीवार के पास में दीवार डायरेक्ट बाहर के टच में है, तो बारिश से जब दीवार गीली होगी तो वो जो अंदर का जो अनाज था वो सारा खराब हो जाएगा, उस अनाज के अंदर पेस्ट लग जाएंगे, धंधेरिए पड़ जाएंगे, वो खाने लायक नहीं रहेगा। ड्राई होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री, वहां पर मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, और डार्क रूम होना चाहिए, है ना, अंधेरा बिल्कुल डार्क रूम में होना चाहिए, है ना, ड्राई होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। और इनसे और रेट जो चूहे वगैरह है, इंसेक्ट वगैरह है, इससे उनको प्रोटेक्ट करके अपने को रखना है, नहीं तो वो खाना जो ग्रेन्स है वो जो या जो क्रॉप है वो खराब हो जाएगी। और इसके लिए सरकार ने क्या बड़े बड़े वो बना रखे हैं गोडाउन, उन गोडाउन को बोलते हैं सिलोज एंड ग्रेनरीज, सिलोज एंड ग्रेनरीज। अगर आपको पूछ ले व्हाट आर सिलोज एंड ग्रेनरीज, द ला है, तो सिलोज और ग्रेनरीज क्या होती है, जो गवर्नमेंट अपने स्तर पर जो बड़े बड़े बनाती है, इनको स्केल लार्ज स्केल पर स्टोरेज करने के लिए, लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, मतलब बड़ी स्तर पर जो ग्रेन्स का जो स्टोरेज किया जाता है उसको सिलोज एंड ग्रेनरीज कहते हैं। लास्ट में आपका टॉपिक आता है एनिमल हस्बेंड्री। देखो नाम कैसा है, हस्बेंड, एनिमल हस्बेंड्री। अब देखो जाहिर सी बात है, आप ये चीज सर्वे करके देख लेना या किसी से पूछ लेना, अगर कोई व्यक्ति खेती करता है, अगर कोई व्यक्ति किसान है, फार्मर है, अगर वो फार्मिंग करता है, तो 99.99 का 100% वो किसान एनिमल्स, केटल्स को भी रखता है। केटल्स का मतलब मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, केटल्स बोलते हैं मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, जो दूध देते हैं, मिल्क यील्डिंग एनिमल्स। तो मिल्क यील्डिंग एनिमल्स में कौन कौन होते हैं, काऊ, बफेलो, गोट, शीप, कैमल, काऊ, बफेलो, गोट, शीप, कैमल, दूध देने वाले, है ना। तो अगर वो खेती करता है तो वो अपने साथ साथ पशुओं को भी पालता है। क्यों पालता है, कि उसकी चारा उत्पन्न होगा, उस चारे का इतना बेचेगा क्या, तो अपने वो जानवरों को भी खिलाता है। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की, एक एग्रीकल्चर की ब्रांच है। इस ब्रांच में क्या होता है, फार्मिंग, खेती प्लस एनिमल्स रियरिंग, एनिमल्स रियरिंग, रियर का मतलब पालना, है ना, ये दोनों काम होते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री की अगर मैं डेफिनेशन दूं तो वो आ जाएगी रियरिंग ऑफ एनिमल्स, रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल विद फार्मिंग, खेती के साथ साथ एनिमल्स को पालना, उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ये आपके चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर जो अपना है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला, है ना। इसका सभी बच्चे होमवर्क करके जरूर कंप्लीट करें। और एक दो मैं आपको इसमें क्वेश्चन पूछता हूँ, वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके जरूर अपना वो दें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, है ना। क्वेश्चन है कि एक वीडीसाइड का नाम बताना आपको, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो मैंने आपको बताया था यूरिया जो अपना फर्टिलाइजर होता है वो फसल को किस एलिमेंट को प्रोवाइड करवाने के लिए देते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि जो इरिगेशन का जो मेथड एक बताया था मैंने, ड्रिप इरिगेशन, वो अपन ने किस कंट्री से लिया। जो बच्चा ये वीडियो देखेगा वो इन तीनों के आंसर जरूर मेरे को देगा। इस वीडियो में आंसर छुपे हुए हैं। ओके, थैंक यू।